प्रियंका वाड्रा जब भी हिमाचल प्रदेश में रैली करने आती हैं, उसके बाद कांग्रेस में हलचल मच जाती है। विधानसभा चुनावों के लिए हाल ही में प्रियंका वाड्रा रैली करके लौटी हैं और उनके जाने के बाद एक दो नहीं बल्कि 26 नेताओं ने थोक के भाव में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने वाले सारे नेताओं को सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। मतदान से महज 4 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर समेत कांग्रेस के 26 नेता भाजपा में शामिल हो गए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। हिमाचल में केवल एक चरण में वोटिंग होगी और इसके लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। कांग्रेस के इन सभी 26 नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारी सुधन सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर शिमला से भाजपा प्रत्याशी संजय सूद भी मौजूद थे। भाजपा से हाथ मिलाने वालों में कांग्रेस के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर, पूर्व सचिव आकाश सैनी, पूर्व पार्षद राजन ठाकुर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमित मेहता आदि शामिल हैं। सीएम ने इस मौके पर कहा, आइए हम भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए मिलकर काम करें। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जीत पर भरोसा जताया और कहा कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, रिवाज बदल रहा है। आज शिमला के कांग्रेस पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों सहित कई साथियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बारी बारी से 5-5 साल के लिए सत्ता में लौटने का मौका मिलता रहा है। इस बार भी इसी पर पार्टी की उम्मीदें टिकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 68 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 44 और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। बीजेपी को 48.8% और कांग्रेस को 41.7% वोट मिले थे। 2012 में कांग्रेस ने 36 सीटें जीतकर विधानसभा चुनाव जीता था और बीजेपी को केवल 26 सीटें ही मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर दिन एक के बाद एक खुलासों के बाद अब सुकेश ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर दी है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कई पत्र लिखकर सुकेश ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जवाब में केजरीवाल इसे बीजेपी की मनोहर कहानियां बताते रहे और मनीष सिसोदिया इसे बीजेपी का डर। अब सुकेश ने अरविंद केजरीवाल से मुखातिब होते हुए सीधा तीखे सवाल पूछे हैं और उसने इनसे इस्तीफे की मांग भी की है। लेटर में सुकेश ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने लिखा है कि गोवा और पंजाब चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने मुझसे पैसे मांगे थे और उन्हें मैंने पैसे दिए भी थे। सुकेश ने इस लेटर में आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। सुकेश ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि अगर मैं झूठा हूं तो अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन मुझ पर केस वापस लेने का दबाव क्यों बना रहे हैं। सुकेश ने लिखा कि इस पूरे मामले में बहुत से खुलासे होना बाकी हैं, लेकिन अगर ये राज खुल गए तो काफी पर्सनल हो जाएगा। केजरीवाल जी के साथी कह रहे हैं कि ये सब जानबूझकर किया गया है। ये सब चुनाव के दौरान ही क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? जब मुझसे ईडी और सीबीआई ने जवाब तलब किए, मैं तब क्यों नहीं बोला? सुकेश ने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं चुप रहा और सब कुछ नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जेल के माध्यम से मुझे मिल रही लगातार धमकियां, दबाव के चलते मुझे मुंह खोलना पड़ा। आपने और जैन ने मुझे पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव के दौरान फंडिंग के लिए दबाव डाला, जबकि मैं जेल में बंद हूं। इसलिए मुझे मजबूरी में कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप अपने पुराने स्टाइल के इस नाटक को बंद करो। ये बहुत स्पष्ट है और सभी देख सकते हैं कि आप इस मुद्दे को छिपाने और मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुकेश ने लिखा कि केजरीवाल क्यों मिस्टर जैन मुझसे लगातार जेल डीजी संदीप गोयल और जेल प्रशासन के खिलाफ की गई शिकायत वापस लिए जाने के लिए दबाव डालते थे। मुझे चुनाव प्रचार के लिए और पार्टी फंड देने के लिए दबाव डालने के अलावा लगातार धमकियां क्यों दी जा रही थीं? आप इस जांच से क्यों डर रहे थे? अगर आप सच्चे थे तो मुझ पर शिकायत वापस लेने का दबाव क्यों बना रहे थे? केजरीवाल जी, मनीष जी ने कहा कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे केस में मेरी मदद की जा रही है। मुझे इसका उत्तर देने में खुशी होगी। दुर्भाग्य से ये बहुत गलत आरोप है। मुझे किसी की कोई मदद नहीं मिल रही और ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है और सौभाग्य से मैं खुद के लिए बहुत सक्षम हूँ अपने मामले को संभालने और खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए। तो इसलिए ऐसी बातें बोलकर मामले को डाइवर्ट न कीजिए। मुझे किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। आप जवाब स्पष्ट दीजिए। पहले सुकेश ने एक लेटर लिखा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को,
जिसमें उसने सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में दावा किया था कि उसने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा था कि सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। चंद्रशेखर ने लेटर में आगे लिखा कि केजरीवाल जी, जीत के सपने देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब लोगों को आपके ड्रामे का, आपके झूठ का सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल जी, मुझे धमकाना बंद करिए, मुझे प्रलोभन देना बंद करिए। मुझे आपके किसी भी ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी कोशिश होगी लेन देन को कोर्ट के सामने लाया जा सके। शुक्रगुजार हूं कि 2016 से अब तक मैंने सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। सुकेश ने कहा कि आखिरी में केजरीवाल जी, आपसे कहना चाहता हूं कि आप और आपके सहयोगी मुझे उकसाना बंद करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और पर्सनल बातें सामने ले आऊं, जिसकी वजह से आप और मिस्टर जैन बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए कृपया शिष्टाचार बनाए रखें, जांच का जवाब दें। मेरे व्यक्तित्व अखंडता के बारे में बात करने के बजाय सच्चाई को स्वीकार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चक्र चलने लगेगा, लालटेन बुझ जाएगा, तीर कमान से निकल जाएगा, ये सब होगा। तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी मिल जाएगी। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। मतलब ये कि आरजेडी और जेडीयू के विलय की तारीख अब करीब आ गई है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक बार फिर जनता दल को जीवित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रयोग का असर यूपी और दूसरे प्रदेशों पर पड़ेगा और देश में एक बार फिर जनता दल का चक्र घूमने लगेगा। दिल्ली में होने वाला जेडीयू का राष्ट्रीय सम्मेलन इस मायने में काफी खास है। कुछ दिनों पहले आरजेडी का राष्ट्रीय सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ था और लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को पार्टी का नाम और निशान बदलने के लिए अधिकृत कर दिया था। अब बारी नीतीश कुमार की पार्टी की है। दरअसल मोकामा और गोपालगंज उपचुनावों में जेडीयू के वोट बैंक की पोल खुल गई और इस बात के संकेत मिले कि नीतीश कुमार के वोटों का खजाना खाली हो चुका है। इसके पहले कि जेडीयू बेपर्दा हो जाए, नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि बात हमेशा के लिए पर्दे के पीछे ही रह जाए। इसके लिए दोनों पार्टियों का विलय ही एकमात्र रास्ता है। इसी वजह से बिहार को राजनीति का प्रयोगशाला में 27 साल पुरानी खिचड़ी पकाने की तैयारी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि पुराना जनता दल फिर आकार लेने वाला है। मसौदा लगभग तैयार है। इसकी पटकथा आरजेडी के दिल्ली सम्मेलन में ही लिखी जा चुकी थी। अभी हाल ही के दिनों में तेजस्वी और नीतीश से इस संबंध में जब भी सवाल पूछा गया तो दोनों ने ही न तो इनकार किया और न ही इकरार। इससे भी सियासी बदलाव की अटकलों को और हवा मिल रही है। जब से लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय का नारा नीतीश कुमार और ललन सिंह ने बार बार लगाना शुरू किया, सूत्रों का कहना है कि विलय के बाद नई पार्टी का नाम जनता दल हो सकता है और पार्टी का सिंबल भी पुराना चक्र छाप हो सकता है। नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे और प्रदेश की कमान तेजस्वी यादव संभालेंगे। कहा जा रहा है कि विलय का प्रयोग बीजेपी के कार्ड के रूप में तैयार किया जा रहा है। नीतीश और लालू ये मानकर चल रहे हैं कि अगर दोनों का वोट बैंक और समीकरण बिहार में एक हो जाए तो बीजेपी इसका काट नहीं ढूंढ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने गुजरात आने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी के गुजरात आने से पहले कांग्रेस को जो झटका लगा है वैसा झटका पहले कभी नहीं लगा होगा। पीएम मोदी के दौरे और बीजेपी के जोर के झटके के बावजूद एक दो नहीं बल्कि 10 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए मोहन सिंह राठवा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि राठवा अब बीजेपी में शामिल होंगे। राठवा पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। इससे पहले मई में मोहन सिंह राठवा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं युवाओं को मौका देना चाहता हूं। छोटा उदयपुर के सबसे वरिष्ठ और मौजूदा विधायक मोहन सिंह राठवा ने कहा था, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, नव युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मैंने लगातार 11 बार चुनाव लड़ा, जिसमें से मैं 10 बार जीता हूं और जेतपुर, पावी, बोड़ेली और छोटा उदयपुर तालुका के मतदाताओं ने मुझे सबसे अधिक बार जिताकर गुजरात विधानसभा में भेजा है। मैं अब 76 साल का हो गया हूं और युवा नेताओं की जरूरत है जो गांव-गांव जा सके, लोगों के लिए दौड़ सके। उन्होंने कहा कि छोटा उदयपुर तालुका में 3 गांवों में छोटे बच्चों के प्राथमिक विद्यालयों में जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने कई बार विधानसभा में इसकी मांग की है, लेकिन अब जब नए युवा उम्मीदवार तैयार हो गए हैं और शेष प्रश्नों का समाधान लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से यही चर्चा थी कि मोहन सिंह राठवा चुनाव नहीं लड़ेंगे और आखिरकार खुद मोहन सिंह ने खुद ही मीडिया के सामने आकर कह दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे।
माना जा रहा है कि उनकी जगह उनके बेटे राजेंद्र सिंह राठवा चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। राजेंद्र राठवा गांवों में शादियों भजनों में शामिल होकर मतदाताओं से लगातार संपर्क में हैं। मोहन सिंह राठवा 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 1980 में और 1985 में छोटा उदयपुर में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमर सिंह राठवा के खिलाफ चुनाव लड़ा और अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन तब उन्हें बीजेपी के वेचत भाई बारिया ने हरा दिया, लेकिन वो उसके बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी के बाद गुजरात चुनावों के रण में एक और नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है और इसके मैदान में आने के बाद से कांग्रेस बेचैन है, क्योंकि यह बात तो तय है कि अब कांग्रेस के बचे खुचे वोटों में भी पक्की सेंधमारी होगी। दरअसल कभी पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी रहे गुजरात के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा ने गुजरात चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। उन्होंने अपना नया सियासी दल भी बनाया है। प्रजा विजय पक्ष नाम की राजनीतिक पार्टी का ऐलान करते हुए डीजी वंजारा ने कहा है कि वो गुजरात विधानसभा की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मजे की बात यह है कि जब गुजरात की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में हुआ करती थी और अमित शाह राज्य के गृह मंत्री हुआ करते थे, तब डीजी वंजारा उनके खास अधिकारियों में शुमार किए जाते थे। लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि डीजी वंजारा ने कई बड़े आरोप मोदी और शाह पर मढ़ दिए। इसके बाद गुजरात के एक तबके में उनकी खूब प्रशंसा होने लगी और उन्हें एक साहसी अधिकारी के रूप में पेश किया गया। खास बात यह है कि यही वो तबका कांग्रेस का शुरुआत से गुजरात में वोटर रहा है। इसीलिए वंजारा के मैदान में आने से कांग्रेस को मतदाता छिटकने का डर सता रहा है। आम आदमी पार्टी और ओवैसी पहले से ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में वंजारा का भी मैदान में आना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि यह तो तय है कि वंजारा कांग्रेस के ही वोट काटकर वोट कटुआ की भूमिका निभाएंगे, वो भी सभी 182 सीटों पर। वहीं डीजी वंजारा ने अपने ट्विटर हैंडल पर गुजराती भाषा में अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करते हुए कहा, गुजरात से भय और भ्रष्टाचार के शासन को समाप्त करने और आने वाले कल में निर्भय प्रजा राज की स्थापना के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रजा विजय पक्ष की औपचारिक घोषणा की है। डीजी वंजारा की पार्टी के महासचिव सामन सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी प्रजा विजय पक्ष गुजरात विधानसभा में सभी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अपने कैरियर के दौरान लगातार विवादों में घिरे रहने वाले पूर्व आईपीएस ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर हमला बोला। अहमदाबाद में वंजारा की पोस्टिंग के दौरान उन्होंने लगभग 20 लोगों के एनकाउंटर किया था। बाद में सीबीआई जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि ये सभी एनकाउंटर फर्जी थे। वो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी थे। फर्जी एनकाउंटर मामले में डीजी वंजारा को लगभग 8 सालों तक अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। 1987 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा ने जेल से ही साल 2013 में गुजरात सरकार को अपना इस्तीफा भी भेजा था, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। वंजारा ने अपने इस्तीफे में तत्कालीन गुजरात की मोदी सरकार को लेकर हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी सरकार को अहमदाबाद की साबरमती जेल में या फिर मुंबई की तलोजा जेल में होना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह पर पुलिस सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। वंजारा ने सरकार को भेजे गए इस्तीफे में यह भी लिखा कि मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि 2002 और 2007 के बीच क्राइम ब्रांच, एटीएस और बॉर्डर रेंज ने वही किया जो तत्कालीन गुजरात सरकार की नीति थी। हम तो उस नीति को अंजाम दे रहे थे। वंजारा पहले क्राइम ब्रांच में थे, बाद में गुजरात एटीएस के मुखिया बना दिए गए थे। वंजारा पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाके में बॉर्डर रेंज के आईजी भी रह चुके हैं। वंजारा साल 2002 से 2005 तक अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रहे। इस दौरान उनका कैरियर काफी विवादों में रहा और फर्जी एनकाउंटर के मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, मगर दूबे जी बनकर रह गए। नीतीश कुमार जब से बिहार में भाजपा से अलग हुए हैं, तभी से लगातार मुंह की खा रहे हैं। पहले भाजपा ने उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अरुणाचल से लेकर मणिपुर तक नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में उनकी पार्टी का सफाया कर दिया। फिर बिहार में उनके कोर वोटर में सेंध लगाते हुए गोपालगंज उपचुनाव भी जीत लिया। लेकिन नीतीश हैं कि मानते नहीं। उन्होंने गुजरात में पीएम मोदी के खिलाफ दम भरने की ठान ली और बीजेपी को हराने के लिए दांव आजमाने लगे। पर अफसोस की बात कि एक बार फिर से मैदान में उतरने से पहले ही नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी है। उनकी पार्टी जेडीयू और भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी में गठबंधन के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही इसके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीटीपी के संस्थापक छोटू भाई वसावा ने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया तो आज उनके ही बेटे महेश वसावा ने यह कहते हुए अटकलों को जन्म दे दिया कि उन्हें इस गठबंधन के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने यह कहकर भी पिता के फैसले पर सवाल उठा दिए कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र और सबकी सहमति से ही कोई फैसला हो सकता है।
हालांकि छोटू भाई वसावा अपनी बात पर अब भी अडिग हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाप बेटे के बीच नीतीश के नाम पर सहमति बन पाती है या नहीं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो जेडीयू क्या अकेले लड़ने का ऐलान करेगी। दरअसल जेडीयू और बीटीपी के बीच गठबंधन का ऐलान दोनों ही दलों की ओर से मीडिया के सामने किया जा चुका है। खुद बीटीपी संस्थापक छोटू भाई वसावा ने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। इस बीच उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश वसावा ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने जेडीयू से गठबंधन को लेकर सवाल पर कहा कि वो कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कहा गया है। मैं 2 दिन के लिए बाहर था, मुझे नहीं पता क्या तथ्य हैं। बीटीपी में लोकतंत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड इस तरह के फैसले करता है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से गठबंधन को लेकर अनभिज्ञता जाहिर किए जाने के बावजूद छोटू भाई वसावा अपनी बात पर अडिग हैं। महेश वसावा की ओर से इनकार किए जाने के तुरंत बाद छोटू भाई ने कहा कि महेश वसावा बाहर गए हुए थे, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है। छोटू भाई ने इस बात से भी इनकार किया कि उनके और उनके बेटे के बीच किसी तरह का मतभेद है। उन्होंने कहा कि वो महेश से बात करेंगे। बहरहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अरमान एक बार फिर से धरे के धरे रह गए और अब तो गुजरात विधानसभा चुनाव में वो पीएम मोदी को चुनौती देते हुए दिखेंगे या नहीं, इस पर ही सस्पेंस बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मोदी सरकार के बाद योगी सरकार भी राकेश टिकैत जैसे कथित किसान नेताओं और सत्यपाल मलिक जैसे कथित किसानों के रहनुमाओं से सभी मुद्दे छीनती जा रही है। जहां मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले ही किसानों की सबसे बड़ी मांग को पूरा करते हुए 6 फसलों की एमएसपी के मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी कर दी थी, वहीं योगी सरकार ने अब अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हुए किसानों के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत का ही विरोध कर ये दिखा दिया कि बीजेपी नैतिकता की राजनीति करती है और अगर कहीं कुछ गलत है तो वो उसे गलत ही मानती है। योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के कथित आरोपी आशीष मिश्रा की बेल का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। यही नहीं, राज्य सरकार ने अदालत में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को गंभीर अपराध करार दिया। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि जब तक इस मामले में ट्रायल पूरा नहीं होता तब तक आशीष मिश्रा को बेल पर जेल से रिहा न किया जाए। मतलब यह कि जब तक कि अदालत में यह साबित न हो जाए कि आशीष मिश्रा दोषी है या निर्दोष, तब तक उन्हें जमानत न मिले, क्योंकि यह गंभीर अपराध है और ऐसे अपराधों में आरोपी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि योगी सरकार का यह बहुत बड़ा कदम है और इससे किसानों में एक बहुत बेहतर मैसेज जाएगा कि यह सरकार उनकी असली रहनुमा है। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। 3 नवंबर को दाखिल किए गए एफिडेविट में यूपी सरकार ने कहा कि अपराध की गंभीरता और याची की आपराधिक पृष्ठभूमि और उसके प्रभाव को देखते हुए यह सही रहेगा कि ट्रायल पूरा होने तक उसे जेल से रिहा न किया जाए। वहीं यूपी सरकार ने साफ कहा कि इस केस में ट्रायल पूरा होने और आरोप तय होने तक आशीष मिश्रा को बेल न दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा को बेल देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आशीष मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी। इस दौरान आशीष मिश्रा के पिता से जुड़ी कार से 4 किसानों और एक पत्रकार के कुचले जाने का आरोप लगा था। इस घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिससे 3 अन्य लोग भी मारे गए थे। इस मामले के गवाह ने भी आशीष मिश्रा को बेल दिए जाने का विरोध किया है। पीड़ित परिवारों की ओर से अदालत में तर्क दे रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस साल मार्च और अप्रैल में आशीष मिश्रा से जुड़े लोगों ने गवाहों को धमकी दी थी और उनके साथ मारपीट की थी। उन्होंने कहा कि यह आधार आशीष मिश्रा को बेल न देने के लिए काफी है। इस दौरान यूपी सरकार ने गवाहों के आरोपों को खारिज किया, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को गलत नहीं कहा, जिसमें आशीष मिश्रा को बेल देने से इनकार किया गया है। गवाहों के आरोपों पर यूपी सरकार ने अदालत में कहा कि जांच में यह पता चला है कि आरोपियों और शिकायतकर्ता के बीच मोटरसाइकिल की भिड़ंत के बाद झगड़ा हुआ था। इस घटना का लखीमपुर में पिछले साल हुई हिंसा से कोई कनेक्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मृतक किसानों के परिजनों और गवाहों की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार ने कहा कि आरोपी को बेल देने में सिर्फ 2 बातों का ही ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला यह कि अपराध की गंभीरता कितनी है और दूसरी यह कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव प्रचार अपने सबाब पर पहुंच चुका है। अभी तक जहां राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जोर आजमाइश चल रही थी, वहीं अब गुजरात के इस सबसे बड़े रण में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं और मैदान में आते ही ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ाते हुए उनकी जमकर फजीहत कर दी। उन्होंने अहमदाबाद में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने न सिर्फ कोविड काल में केजरीवाल की अक्षमता की पोल खोली, बल्कि उन्हें छोटा रिचार्ज तक कह दिया। दरअसल ओवैसी के मैदान में आने और आम आदमी पार्टी पर हमला करने के बाद जिन मुस्लिम वोटों की आस केजरीवाल को गुजरात में सबसे ज्यादा थी, उन पर अब पलीता लग सकता है, क्योंकि ओवैसी का सबसे ज्यादा जोर कौम की वोटों पर है जो कांग्रेस से हताश हो चुके हैं और इन्हीं वोटों को केजरीवाल हथियाना चाहते थे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब कोविड शुरू हुआ था तब इस छोटा रिचार्ज ने तबलीगी जमात पर इसे फैलाने का इल्जाम लगाया था ताकि सबको या बदनाम कर सके। मामला कोर्ट में गया तो अदालत ने कहा कि यह सब झूठ है। दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तो लोग इंसान नहीं हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे। इस दौरान यह दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे? वो लोगों के गुस्से को कम करने के बजाय राजघाट पर मौन व्रत कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि वोखला में कचरे का अंबार लगा है, लेकिन उस पर यह छोटा रिचार्ज कुछ नहीं बोला। उनसे जब बिल्किस बानो पर बोलने के लिए कहा गया तो इन्होंने चुप्पी साध ली।
या कहते हैं कि भारत में जो करेंसी नोट है उस पर किसी दूसरे की फोटो लगा दो। कहते हैं कि इससे नौकरी आ जाएगी। भारत क्या किसी मजहबी का है? इंडिया तो सब धर्म को मानता है, साथ ही या उन्हें भी मानता है जिसका किसी धर्म में विश्वास नहीं। छोटा रिचार्ज कह रहा है कि छोटे मोदी से अब मैं बड़ा मोदी बनना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली में प्रदूषण का कौन जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी अब तक अहमदाबाद की 3 और सूरत की 2 सीटों के लिए उम्मीदवार उतार चुकी है। गौरतलब है कि फरवरी 2021 में हुए स्थानीय चुनाव में AIMIM ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 40 में से 26 सीटें जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।